हाँ बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग जानने वाले हैं क्या चीज। कल हम लोगों का लास्ट हेडिंग क्या था? सदिश और अदिश राशि। तो ये लगभग विज्ञान का जितना भी मतलब बेसिक टर्म थे वो लगभग में कंप्लीट हुए हैं। अभी हम लोग साइंस में जैसे अभी हम लोग संकेत, प्रतीक और एक फार्मूला मेकिंग का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होता है H2 जिसको हम लोग कहते हैं जल का अणु सूत्र बनाना, सोडियम क्लोराइड नमक का अणु सूत्र बनाना, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, इक्वेशन बनाते कैसे हैं। इक्वेशन में केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, गणित वाले इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, मैथ के कुछ गणितीय सिंबल्स हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो पहले इनको हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे, संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद फिर हम आएंगे केमिस्ट्री के बेसिक पे, जिसमें हम लोग जानेंगे संकेत, प्रतीक और वही फार्मूला मेकिंग वगैरह। ठीक है, तो आज की क्लास क्या होने वाली है? आज की क्लास होने वाली है सिंबल्स के ऊपर, कि गणित के कितने सिंबल होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों को सिंबल्स के नाम ही नहीं पता होते हैं। साधारणतः प्लस माइनस, जो प्लस माइनस गुणा भाग, इनका तो सिंबल आपको पता होता है, एक बहुत जानते हैं। तो ये बड़ा छोटा का ये वाला जानते हैं आप लोग। और ये पहली बार आप देख रहे होंगे, 3 ठो बराबर का चिन्ह होता है, 3 ठो पाई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब पहली बार आप देख रहे होंगे। इससे आप परिचित होंगे, इससे परिचित होंगे, और भी देखिए इससे भी परिचित होंगे, इससे भी परिचित होंगे। अभी इसके आगे बहुत सारे ऐसे सिंबल दिखवाऊंगा जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे, उसको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो ये बोर्ड पे पहले से ही लिखा हुआ है, आप इसको नोट करिए और हम आगे चलते हैं। नहीं मिटाना नहीं, थोड़ा सा और ठीक है। तो इसको आप लोग फटाफट से नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसके आगे का सिंबल लिखवाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूं। ये देखो, इसको आप जानते हो ना क्या होता है, ये इक्वल होता है बच्चों, बिना इसके कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। इसको इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं, हिंदी में बराबर बोलते हैं। ये जो देख रहे हो दो तो टेढ़ा, दोनों टेढ़ा है, दोनों टेढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, लगभग समान, अप्रॉक्सीमेट इक्वल, लगभग समान होता है बच्चों। जैसे 9.81 10 के लगभग क्या है, समान है, करीब है, उसी को अप्रॉक्सीमेट जब लिखना रहता है बच्चों, तो हम लोग ये दोनों टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। 3 ठो इक्वल अगर है, 3 ठो इस तरह से लाइन खींची हुई है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, समतुल्य। समतुल्य का मतलब इसके बराबर। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 किलो का बटखरा है, उसी के समतुल्य में एक पत्थर को मान लूं कि ये 1 किलो है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य, उसी के बराबर। अब ये क्या है, बराबर का चिन्ह देकर के इसको काट दिया गया है, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉट इक्वल बोलते हैं, हिंदी में बराबर नहीं बोलते हैं। अब ये देखो ध्यान से, इसको तो ध्यान से देखो बच्चा, पहचानते जरूर हो लेकिन यूज कैसे करना है ये नहीं जानते। देखो, इस वाले को लेस देन ही पढ़ते हैं, इस वाले को क्या पढ़ते हैं, लेस देन ही पढ़ते हैं, इस वाले को ग्रेटर देन नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, समझ गए। इसको लेस देन क्यों पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि देखो इसके बाएं साइड का मुख क्या है, बंद है, मतलब बाएं साइड का क्या होगा, मान छोटा होगा। तो बाएं साइड का मान छोटा होगा, तो हम हिंदी में, हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग पढ़ने का काम किधर से करते हैं, बाएं साइड से, ये चीज होता है। तो यहां पर देखो हम लोग किधर से पढ़ेंगे, हम लोग बाएं से ना पढ़ेंगे, बाएं से रीड करेंगे बच्चों। तो बाएं तो हमको छोटा मिल रहा है, मुंह बंद है, इसका मतलब छोटा, तो इसको पढ़ेंगे लेस देन, छोटा है। इसको देखो बाएं साइड क्या है, मुंह खुला हुआ है। अब बड़ा सा कोई फुल्की आपके मुंह में डाला जाए, गोलगप्पा, जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा मुंह फाड़ोगे, तो जितना बड़ा उतना ज्यादा मुंह फाड़ेगा, और छोटा सा रहेगा तो डाल करके मुंह में दबा लोगे, मुंह बंद हो जाएगा। तो छोटा रहेगा तो मुंह बंद रहेगा, बड़ा रहेगा तो मुंह, तो जिधर का मान बड़ा उधर का मुंह खुला हुआ रहेगा, जिधर का मान छोटा उधर का मुंह बंद रहेगा। जैसे अब देखो पढ़ते क्या है, जैसे लिख दूं मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, इधर 5 लिख दूं, तो चिन्ह ये वाला भरूंगा बच्चों, पढ़ूंगा क्या, 3 इज लेस देन 5, क्या पढ़ूंगा, 3 इज लेस देन 5 पढ़ूंगा बच्चों। लेकिन अगर 5 को इधर लिख दूं और 3 को उस साइड, तो अब क्या पढ़ूंगा, 5 इज ग्रेटर देन 3, क्या पढ़ूंगा, 5 इज ग्रेटर देन 3, मतलब 5 बड़ा है 3 से बच्चों। क्लियर हो गई इतनी बात, 5 बड़ा है 3 से, तो इन दोनों में डिफरेंस है, पढ़ने में बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, ग्रेटर को लेस, लेस को ग्रेटर पढ़ देते हैं, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद देखो, लेस या ग्रेटर चिन्ह के ऊपर अगर हम एक ठो नीचे एक ठो पाई सीध में खींच देते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं या तो बड़ा या छोटा, ग्रेटर आर इक्वल। ग्रेटर आर इक्वल मतलब बड़ा या बराबर, सॉरी, या तो बड़ा या तो बराबर। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, या तो बड़ा या तो बराबर।
ठीक है, छोटा नहीं, या तो बराबर होना चाहिए मान या तो बड़ा होना चाहिए, इसका यही मतलब होता है। और ये देखिए, या तो छोटा या तो बराबर, या तो छोटा या तो बराबर, इसका ये मतलब होता है लेस और इक्वल टू, छोटा या बराबर। ठीक है, आगे क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट है। आगे क्या है, स्क्वायर रूट है। बहुत सारे स्क्वायर रूट आप लोग निकालते होंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट, घन मूल, इसको क्या पढ़ते हैं, जब यहां पे 3 लिख दिया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, क्यूब रूट बोला जाता है, घन मूल बोला जाता है। ठीक है, इससे भी आप परिचित होंगे, ये दो बिंदुओं से भी परिचित होंगे। इन दोनों बिंदुओं को क्या पढ़ते हैं बच्चों, रेशियो। जैसे आपके पास, जैसे मान लीजिए मोहन है बच्चों, मोहन के पास 100 रुपए हैं और सोहन के पास 150 रुपए हैं, तो दोनों के पैसों में रेशियो निकालना है, अनुपात। तो हम अनुपात कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मोहन के पैसे में सोहन के पैसे से भाग दे देंगे। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3 है। उनके पास जो भी पैसा है उनमें क्या रिलेशन है, 2 संबंधित 3 का रिलेशन है, संबंध है। मतलब अगर मोहन 2 रुपया लिया है तो सोहन 3 रुपया लिया है। अगर मोहन 20 रुपया लिया होगा तो सोहन 30 रुपया लिया होगा। अगर मोहन 4 रुपया लिया होगा तो सोहन 6 रुपया लिया होगा। जय गुना इसको करेंगे, तय गुना इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो एक सबसे छोटी वैल्यू होती है। रेशियो क्या होती है, काट पीट करके लिखी गई वैल्यू होती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये रेशियो का चिन्ह, ये क्या है, प्रपोर्शन का चिन्ह है, समान अनुपात का चिन्ह है। जैसे दो लोगों के रेशियो को अगर हमको बराबर दिखाना है, जैसे मोहन और सोहन के पैसों का अनुपात बराबर है सीमा और रीमा के पैसों के अनुपात के, तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि दोनों समान अनुपाती हैं। दोनों ही क्या है, दोनों जोड़े क्या है, समानुपाती हैं। तो समानुपाती को कैसे डिनोट करेंगे, 4 सिंबल से, 4 ठो बिंदु बिंदु दे देंगे बच्चों, तो इसी को हम क्या पढ़ेंगे, समानुपात पढ़ेंगे। ठीक है, और उल्टा टी, देखो एक पाई देकर के उस पर एक खड़ी लाइन खींच देंगे तो उसको क्या पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल। परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। और ये बतलाता है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है नीचे वाली लाइन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री बच्चों। तो ये हो गया लंब। बराबर के चिन्ह को अगर हम बच्चों ऐसे खड़ा कर देते हैं तो ये समांतर कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है बच्चों, समांतर कहलाने लगता है। इसको पैरेलल बोलते हैं या समांतर पढ़ते हैं। बराबर के चिन्ह के ऊपर ऐसे टेढ़ा सा बना दिया जाता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, कांग्रुएंट या सर्वांगसम पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं, सर्वांगसम। 500 का आप एक नोट लिए हो, 500 का हम एक नोट लिए हैं, तो दोनों ही 500 के नोट क्या होंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास 10 का नोट, मेरे पास 500 का नोट है, तो दोनों सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि उनकी मापें अलग अलग हो जाएंगी। तो सर्वांगसम का मतलब वही है कि एक को दूसरे के ऊपर अगर रखें तो पूर्ण रूप से उसको ढक ले, कोई भी भाग दिखाई देना नहीं चाहिए, तो उसी को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। तो जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सर्वांगसम होती है तो इस चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। अब ये देखो एंगल का चिन्ह बच्चों, इसको एंगल पढ़ते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में। हाई देखिए, इस चिन्ह को देखिए, लेस देन को देखिए और एंगल को देखिए, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी ये सेम नहीं है। आपके कॉपी की देखिए ये लाइन है, ये कॉपी की लाइन है आपके। जब आप लेस देन का चित्र बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। जैसे 5 इज लेस देन 10, तो इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अगर आप कोड ए लिख रहे हो तो फिर से एक हम लाइन खींच देते हैं। कोड का चिन्ह कैसे बनेगा, ऐसे टेढ़ा आएगा, नीचे एकदम इसके पैरेलल खींच देंगे। ये जो नीचे वाली लाइन है ये इस वाली लाइन के क्या होगी, एकदम पैरेलल होगी, सीध में होगी। देख लो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या है, ऊपरों से टेढ़ा गिला, नीचों से टेढ़ा गिला, लेकिन यहां पर देखा एक तो टेढ़ा आ रही है लेकिन नीचे एकदम सीधे जा रही है। जैसे सीढ़ी से उतरना जमीन पे, अब जमीन क्या है, एकदम सीधी है, फर्श पे चल रही है। और यहाँ पे क्या है, यहां से सीढ़ी से उतरे, फिर यहां से भी सीढ़ी से उतरना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सीढ़ियां हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उतरने की सीढ़ी है, नीचे क्या है, फ्लोर है। तो फ्लोर और ये दोनों सीढ़ियों को ध्यान से याद रखना बच्चों। ये किसका सिंबल है बच्चों, लेस देन का, और ये सिंबल किसका है, एंगल का, कोण का। क्लियर हो गई इतनी बात। और ये किसका सिंबल है, छोटा सा त्रिभुज बना दिया जाता है, त्रिभुज का। जैसे देखो बच्चों, एक त्रिभुज है तो उसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे, सवाल लगाते समय छोटा सा त्रिभुज का सिंबल बना देते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं त्रिभुज ए बी सी में। इसी प्रकार बच्चों अगर कोई चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का सिंबल बना देते हैं, छोटा सा। क्या बना देते हैं, चतुर्भुज का सिंबल बना देते हैं। तो उसको भी आप लिख सकते हैं नीचे चतुर्भुज। यहां पे क्या लिख देंगे, क्वाड्रिलेटरल। यस, क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को लिखवा दीजिए, इसको हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे।
इसको क्या बोलेंगे बच्चों? चतुर्भुज। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है बच्चों, इसको फटाफट कम नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और सिंबल्स हैं बच्चों। आप लोग इस सिंबल से भली भांति परिचित हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये रेखा खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा खंड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं बच्चों। इसको बच्चों रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे किरण इसलिए कि देख रहे हो एक ही तरफ तीर लगा है, दूसरे तरफ तीर नहीं लगा है। जैसे प्रकाश की किरणें सिर्फ आगे की ओर गति करती हैं, पीछे की ओर नहीं। यहां से अगर मैं टार्च जलाऊंगा तो टार्च से निकलने वाली किरणें सिर्फ आगे की ओर जाएंगी, पीछे की ओर नहीं। इसलिए इसको किरण बोलते हैं बच्चों, और इसको इंग्लिश में रे बोला जाता है। ठीक है, और दोनों तरफ अगर हम एरो लगा देंगे तो दोनों तरफ एरो का मतलब ये क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगी रेखा। यार क्या है आप लोग भी ना, इसको हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हो गए सिंबल। अब इसके बाद अल्फा। बच्चों आपके बुक में अल्फा जो दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आपको अल्फा नहीं बनाना है बच्चों। कुछ बच्चे ए ऐसे लिखते हैं और अल्फा भी ऐसे लिख देंगे, तो स्मॉल ए में और अल्फा में आप अंतर नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग अपने तरफ से एक अल्फा को जनरेट किए हैं, और वो क्या है? ये देखो है ऐसे। हम लोग ऐसे अल्फा लिखेंगे, न कि ऐसे। ठीक है बच्चों, असली वाला यही है, ये जानते रहिए आप लोग। ए की तरह होता है, लेकिन स्मॉल ए और अल्फा पहचान में आ जाता है उसकी लिखावट, क्योंकि कंप्यूटर लिखता है उसको शुद्ध एकदम लिखता है। हम लोग लिखेंगे तो थोड़ा बहुत टेढ़ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि स्मॉल ए लिखे हो कि अल्फा लिखे हो। इसलिए स्पष्ट उसमें अंतर हम लोग कर सकें, इसलिए इससे हम लोग डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अल्फा इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी अल्फा बोलते हैं। इसी प्रकार बीटा, बीटा को भी इंग्लिश में बीटा बोलते हैं, गामा को इंग्लिश में गामा बोलते हैं। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा। इसके बाद एक होता है बच्चों डेल्टा। ये दिस इज क्या है? डेल्टा। इसको डेल्टा बोला जाता है बच्चों। ठीक है, और त्रिभुज के आकार का भी डेल्टा होता है। ठीक है, तो ये मतलब जब दो में डिफरेंस पता करना होता है तो वहां पे डेल्टा का हम लोग यूज करते हैं। त्रिभुज को भी डेल्टा पढ़ा जाता है, लेकिन असली डेल्टा यही है, असली डेल्टा का सिंबल। ठीक है, और इसके बाद इसको क्या पढ़ते हैं? एक गोला बना करके ऐसे काट देते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? फाई पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है। इंग्लिश अपने एक पक्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों? 15 दिन होते हैं। आप जानते हो कि एक महीने में 15 दिन अनहरिया रहता है और 15 दिन अजोरिया होता है। अजोरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष, और अनहरिया को क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान अनहरिया में पैदा हुए थे, इसलिए उसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है। ठीक है, 15-15 दिन का होता है, इसलिए 15 दिन चंद्रमा दिखाई देता है आकाश में एक महीने में, और 15 दिन दिखाई नहीं देता है, तो उसी को पख बोला जाता है। तो ये भी समझ गया ना, एक पख में 15 दिन, एक महीने में 30 या 31 दिन, एक युग में 12 वर्ष। ठीक है, एक शताब्दी में कै वर्ष? वेरी गुड, 100 वर्ष। एक शताब्दी में 100 वर्ष। अब बताओ मुझे 21वीं सदी का क्या मतलब है? 21वीं सदी का क्या अर्थ है? देखो 21वीं सदी का मतलब कि 20 देखो 20 के बाद में 21 होता है, तो 21वीं सदी का मतलब होता है कि 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 21वां 100 वर्ष चल रहा है। तो हम लोग 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं ना, 2000 कहिए चाहे 20 वर्ष कहिए, तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 21वां 100 वर्ष जो है चल रहा है, तो हम लोग किस सदी में कहे जाएंगे? 21वीं सदी में। हम लोग 21वीं सदी में हैं, और इसी सदी में बूढ़े होके मर भी जाएंगे। हम लोग 22वीं सदी का शकल भी नहीं देख पाएंगे बच्चों। लेकिन अब मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, सारे लोग क्या है? इंटेलिजेंट हो गए हैं, सब लोग स्मार्ट हो गया है। ठीक है, इसलिए देखो इसका नाम है स्मार्ट टीवी, उसका नाम है स्मार्ट मोबाइल, क्योंकि वो स्मार्ट बनाता है। आपको क्या बनाता है? स्मार्ट। सही है ना कह रहा हूं? स्मार्ट ही बनाता है। अरे यार आप देखने में चाहे जैसे भी हो, फोटो खींचो, फिल्टर लगा, हो गया स्मार्ट, तो स्मार्ट वो स्मार्ट नहीं बनाता है। चलो, तो बच्चों कुल मिला के हमको क्या बताना था? 21वीं सदी का मतलब क्या है? तो समझ गया ना बच्चों? 20वीं सदी का क्या मतलब होगा कि 1900 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 20वीं सदी चालू है। उसी तरह से 21वीं सदी का मतलब 20 वर्ष के बाद का समय, उसको कहेंगे। अब 22वीं सदी का मतलब 2100 वर्ष के बाद का समय, 2100 वर्ष पूरे हो चुके हैं उसके बाद के समय को 22वीं सदी बोलेंगे। तो समझ गया ना बच्चों? चलो, तो इतने हो गए गणितीय सिंबल बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की चीजों को। देखिए बात हो रही है गणितीय सिंबल्स की,
तो जब गणितीय सिंबल से जान गए तो गणित में क्या क्या चीजें आती है, नंबर्स आते हैं, संख्याएं आती हैं। तो अब हम लोग जानेंगे उन संख्याओं को। तो चलिए हेडिंग डालिए फटाफट, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, संख्या पद्धति। मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले। देखो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति का मतलब नंबर सिस्टम। देखो इसमें भी क्या है, सिस्टम। ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, सिस्टम है। तो इसको भी हम लोग सिस्टम से ही समझेंगे, ठीक है। जानते हो बच्चों, पहले के जमाने में, मतलब आदि मानव के समय में, अपने परिवार, उनका भी भाई परिवार होता था, तो अपने परिवार को वो लोग कैसे गिनते थे, अंगुलियों पर लिख कर नहीं, वो मिट्टी का या कंकड़ पत्थर जो भी पा जाते थे उसको ले लेते थे और उसी को कहते थे कि ये मैं हूं, ये चुन्नू है, ये मुन्नू है, ये इस तरह से सिंबल अपना बनाते थे। एक बड़े पत्थर को अपने मान लेते थे कि ये मैं हूं, ये पिंकिया की मम्मी है, ये पिंकिया है उसका भाई है। इस तरह से वो लोग गिनती करते थे, काउंटिंग करते थे बच्चों, क्योंकि उसमें नंबर बनाए नहीं गए थे, ठीक है। तो काउंटिंग वो कैसे करेंगे कि हमारा पूरा परिवार आ गया कि नहीं आ गया, तो इस तरह से काउंटिंग करते थे। उनका परिवार भी छोटा परिवार नहीं होता था उस समय, उनको ज्ञान कहां था कि छोटा परिवार सुखी परिवार। मतलब एक परिवार में लगभग 10-10, 20-20 लोग होते थे। अब बंटवारा थोड़ी ना होता था कि हाई हमारी जमीन है तो हमारी जमीन, पूरा उनका पूरा जमीनिया उन्हीं का था, पूरा जंगल के मालिक थे वो। तो बंटवारा कहां से करेंगे, कितना बांटेंगे, तो सब एक में रहते थे। एक कितना अच्छा खुशहाल परिवार रहता था उन लोगों का। जहां भी जाते थे वहां का एरिया, वहां उस एरिया में जितनी भी खाने पीने की चीजें रहती थी उसको साफ कर देते थे पूरा। जब उधर खाने पीने की चीजें नहीं बचती थी तो अपना इलाका चेंज कर देते थे और दूसरे इलाके में चले जाते थे और फिर वहां पे अपना निवास स्थान बनाते थे। फिर इस तरह से धीरे धीरे भाई डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या होती क्या है। ये संख्या है क्या, नंबर। संख्या में लिखिए। अब देखो संख्या का डिफिनेशन क्या दोगे कि जो प्रश्न कितने का जवाब देता है, जो प्रश्न कितने का जवाब देता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संख्या। अगर मैं कहूं कितने आदमी थे, बोलो तालिया, तो बोलेगा 2 आदमी थे सरदार। तो 2 क्या है बच्चों, संख्या है ना। 1 आदमी है तब वो 1 क्या है, संख्या है बच्चों। तो 0 आप नहीं कहोगे, 0 को संख्या में मतलब बाद में सम्मिलित किया गया ना, वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। आप जानते हो कि पहले गिनती की खोज हुई थी, 0 की खोज हमारे भारत में रहने वाले आर्यभट्ट जी ने करी थी, जानते हो ना ऐसा बातें। तो पहले नंबर्स की हम बात करेंगे। तो जो प्रश्न कितने का जवाब देता है उसी को हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। इसी को नोट करिए आप लोग, लिखिए। जो प्रश्न कितने, जो इस शब्द का अर्थ बताता है, जो इस शब्द का उत्तर देता है उसी को संख्या कहते हैं। जो प्रश्न कितने का जवाब देता है उसे संख्या कहते हैं बच्चों। अरे जैसे में जैसे कितनी किताबें हैं, तो 50 किताबें हैं, 20 किताबें हैं, इसमें जैसे में कुछ नहीं लिखोगे आप। हेडिंग लिखिए। अब इसके बाद संख्या का संकेत, संख्या का संकेत। बच्चों संख्या का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो देखिए यहां लिखी हुई है, NUMBER। बट आप देखे होंगे कहीं लिखा हुआ मिल जाता है कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसे यन लिख के छोड़ दिया रहता है। इसको नंबर पढ़ते हैं जबकि शुरुआत होता है NU से। यहां NU क्यों नहीं लिखा जाता है, ये बहुत छोटी सी बात है बच्चों। और कुछ बच्चे ये समझते हैं कि यार NU लिखना चाहिए नंबर का, ये NO क्यों लिख दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों को नंबर की स्पेलिंग याद रहती है, कंफ्यूज रहते हैं बेचारे। तो इस कंफ्यूजन को आज आप दूर कर लेंगे। लिखिए संख्या का संकेत में लिखिए। संख्या लैटिन शब्द न्यूमेरोलॉजी से लिया गया है। चूंकि न्यूमेरो का पहला अक्षर क्या है, देखो यन है, और अंतिम अक्षर क्या है, ओ है। तो यहां से यन ओ सिंबल लिए हैं वैज्ञानिकों ने, यहां से लिया गया है। अब उनसे ये जिंदा रहते तो हम लोग पूछते कि भैया NU क्यों नहीं बनाए, चाहे यम क्यों नहीं बनाए, तब वो बताते। अब काहे को यन काहे को ओ लिए, अब इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो कौन पूछना चाहता है किसी को जाना है तो भैया बताओ।
तो जाओ ऊपर छत पे जाओ और कूदो ऊपर से। चलो बच्चों, तो ये हम लोग समझ गए ना कि न्यूमेरो के प्रथम अक्षर यन और अंतिम अक्षर ओ से संख्या का संकेत यन और लिखा जाता है। अब हेडिंग लिखिए अंक। अब हेडिंग क्या लिखेंगे बच्चों? अंक। इसको डिजिट बोलते हैं बच्चों, डिजिट। डिजिट क्या होता है? लिखिए, किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्याएं बनाई जाती हैं उसे अंक कहते हैं या उन्हें अंक कहते हैं। दशमलव अंकन पद्धति में दशमलव अंकन पद्धति में 10 अंक होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दशमलव अंकन पद्धति के अंक हैं, इन्हीं को हम लोग अंक कहते हैं। और संख्यांक किसे कहते हैं? अभी मैंने ऊपर वाले कॉलम में लिखवाया आपको, ठीक है। ये अंक का डिफिनेशन हो गया, ठीक है, नोट कर लो। किसी अंकन पद्धति में जिनसे संख्याएं बनाई जाती हैं उन्हें अंक कहते हैं। दशमलव अंकन पद्धति में 10 अंक होते हैं। क्लास कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने 4 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और इन 4 क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के टोटल 5 सिस्टम समझे हैं, और इसके बाद मापन की कितनी पद्धतियां होती हैं? 3 पद्धतियां होती हैं। तीसरी पद्धति को कन्वर्ट करके एसआई पद्धति नाम दिया गया था, ये हम लोग पढ़े हैं। और इसके बाद कुछ गुणजों के नाम और अवगुणजों के नाम हम लोग पढ़े हैं। कुछ सदिश राशियां, कुछ अदिश राशियां पढ़े हैं। रिवाइज हो रहा है ना दिमाग में? जहां ये पढ़े हैं, नाम लेते ही आपको याद हो जाना चाहिए कि हाँ नहीं सच में ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा गणित के कुछ सिंबल्स पढ़े थे, और फिर इसके बाद हम लोग आ गए नंबर सिस्टम पे। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद फिर और आगे की चीजों को देखेंगे। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्लास में क्या है। तो लास्ट हेडिंग हमने क्या लिखा था बेटा? नेचुरल नंबर। लास्ट हेडिंग थी नेचुरल नंबर। बच्चों आप लोग इस नाम से भली भांति परिचित हैं, नेचुरल नंबर। अक्सर हमारे रिलेशन के लोग घरों पे आते हैं और उनके मुख से सबसे पहला क्वेश्चन अगर निकलता है तो यह है। अगर हम पानी लेकर के उनके पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बड़े प्यार से पूछते हैं कि अरे बेटा कैसे हैं आप? अच्छे हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? इस क्लास में पढ़ते हैं। और उनका ज्यादातर पहला क्वेश्चन यही रहता है, अच्छा चलिए ठीक है, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? और बच्चा बस मुस्कुरा करके चला जाता है। पता चल जाता है कि उसकी औकात क्या है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मुस्कुरा के जवाब देना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन आप कैसे दोगे? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है। किसी वस्तु को गिनने में जिन संख्याओं का यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो तरह तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? डिफिनेशन दे सकते हैं। तो बच्चों गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। अब चलिए अगला हेडिंग डालिए, पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या आता है बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब देखिए गिनती की संख्या में अगर हम 0 को भी सम्मिलित कर दें बच्चों, तो जो पूरा संख्याओं का समूह बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो इसका डिफिनेशन आप कैसे दोगे? आप इसको लिख सकते हो शून्य सहित, क्या लिखोगे बेटा? शून्य सहित गिनती की संख्या। क्या लिखोगे? शून्य सहित गिनती की संख्या। शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो इसमें जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याओं में हैं कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं? होती हैं माय डियर। सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें हैं कि नहीं? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है सीएचएस वगैरह के एग्जाम में, यही सब पूछता है बच्चों। और बच्चे डीपली थोड़ा सा नहीं पढ़े रहते हैं तो आंसर ही नहीं कर पाते हैं। आप सोच के देखो, आप ये सोच पा रहे हो कि नहीं? क्या आपको ये चीज फील हो रहा है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। 0 के बाद 1 2 3 4 यही मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना। तो
क्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं? हाँ हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं है। तो इसका मतलब हम सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, हाँ कुछ को कह सकते हैं। जीरो को छोड़ करके सबको कहेंगे, जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहा है सब प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गया ना? तो चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे, अगर आप इन दोनों चीजों को याद रखें अच्छे से तो सोच करके जवाब दे सकते हैं। बिना सोचे समझे अगर जवाब देंगे बच्चों तो निश्चित है कि वो सवाल आपका जवाब गलत ही होगा। लग गया तुक्का तो लग गया, नहीं तो गलत ही होगा। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पहले क्या करना है? सुनना है, पढ़ने वाली बात, और उसी को मान लीजिए अगर कोई कह रहा है पूछ रहा है तो सुनेंगे, उसी चीज को ध्यान से सुन करके ही आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो पूर्ण संख्या हो गया बेटा। अब इसके बाद अच्छा शून्य के बारे में हम एक चीज बता दें बच्चों। शून्य एक ऐसी संख्या होती है जिसको ना तो प्लस में और ना तो माइनस में लिखा जाता है। ना हम इसको प्लस जीरो लिख सकते हैं ना माइनस जीरो लिख सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि अगर हम देखो कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 3 4 5 किसी संख्या में ले लो, 7 में अगर हम 7 में जीरो जोड़ देते हैं तब भी 7 आएगा, और अगर 7 में से जीरो घटा देंगे तो भी 7 आएगा। तो इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो इसको प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल माना जाता है। इसको क्या मानते हैं हम लोग? उदासीन संख्या। इसलिए इसको क्या मानते हैं? वो तो उदासीन, ना प्लस और ना माइनस। समझ में आ गई बात? ये उदासीन संख्या है बच्चों। अब देखो एक सवाल और इस पे देता है, जीरो पे एक क्वेश्चन और देता है कंपटीशन के एग्जाम में। वो सवाल ये है बच्चों कि वह कौन सी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वह स्वयं संख्या होती है। योगात्मक प्रतिलोम पढ़े हो आप लोग? एक कक्षा 8 की चीजें मैं पूछ रहा हूं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है -1 का गुणा कर देंगे उसमें। किसी का योगात्मक प्रतिलोम आपको बताना है तो उसमें -1 का गुणा कर दीजिए तो -5। अगर आपसे पूछा जाए -5 का योगात्मक प्रतिलोम तो फिर इसमें -1 का गुणा करिए, तो -5 में -1 का गुणा करेंगे तो +5 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का, किसी भी पद का योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछा है तो हम क्या करेंगे बच्चों? उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? इतना एकदम क्लियर है ना? आप बताओ जीरो। अब जीरो ही एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो ही आएगा कि नहीं बताओ? क्या -0 लिखेंगे? तो वह जीरो ही एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम स्वयं वह संख्या होती है। तो कंपटीशन के एग्जाम में पूछ देगा कि वह कौन सी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वह स्वयं संख्या होती है। 0 1 2 3 या इनफाइनाइट, ऐसे करके दे देगा 0 1 2 इनफाइनाइट। अब कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे? 0 पे टिक करोगे। तो समझ में आ गई बात ना बच्चों? तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब चलिए फटाफट आगे हेडिंग हम लोग डालते हैं, इंटीजर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर इसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। हेडिंग डालिए पूर्णांक संख्याएं। संख्या चाहे संख्याएं, इसको इंटीजर बोलते हैं बच्चों। लिखिए जल्दी से, हेडिंग डालिए पूर्णांक संख्याएं और इसमें लिखिए। देखो बेटा इसका डिफिनेशन बड़ा ही आसान है। इसका भी देखो, प्राकृतिक संख्याओं से शुरुआत हुई है, एक संख्या में बढ़ती जा रही है। पहले 1 2 से शुरुआत हुई थी, अब 0 से शुरुआत हो गई, अब फिर किससे हो गई? पीछे जाएंगे बच्चों, माइनस की तरफ जाएंगे। तो इसका डिफिनेशन हो जाता है शून्य सहित धनात्मक। देखिए शून्य के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक। तो शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को, एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल में नोट करिए, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इधर माइनस में माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। माइनस इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट लिखो खाली। इधर माइनस में इनफाइनाइट तक और उधर प्लस में इनफाइनाइट तक। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट लिखा जा सकता है, -0 नहीं, यहां पे माइनस इनफाइनाइट हम लिख सकते हैं। हो गया बच्चों? चलिए अब पूर्णांक संख्याएं हो गई बच्चों, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? कहोगे नहीं भैया, सभी पूर्णांक, भाई सभी पूर्णांक में तो -5 आता है, तो क्या -5 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। हाँ,
सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं बच्चों। तो ये आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए फटाफट इसके आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं। नहीं, अब आ जाइए परिमेय संख्या। हेडिंग डालिए परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P व Q सभाज्य संख्या हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे लिखो बच्चों एग्जांपल में 1/2, 3/5, 22/7, 18/11, 1.3, 4.5 पर बार। ठीक है, ये सभी कैसी संख्याएं हैं बच्चों? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। देखो 5 पे बार का मतलब क्या है? रिपीटेड, ये रिपीट हो रही है, 5 5 5 5 मारे आएगा, तो रिपीटेड संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। इन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसको P बटे Q के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। इस पे आप कक्षा 9 में सवाल भी दिया हुआ है और बेसिक में ही ये सब मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। अब इसमें जो एक कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है वो ये कि 18/11, देखो सारी संख्याएं क्या है? न्यूनतम रूप में लिखी गई हैं, काट करके लिखा गया है ना, कोई किसी से कट नहीं रहा है। लेकिन अगर यही हम कहीं पे 5/20 लिख दें, अब देखो ये 5 से दोनों कट रहा है, आंसर और P और Q दोनों कट रहा है 5 से, तो इसको बच्चों परिमेय संख्या नहीं कहा जाता है। इसको हम भिन्न कहेंगे, इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। और आप डिफिनेशन में क्या लिखे हो कि P बटे Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q सहअभाज्य हो, और सहअभाज्य उसे कहते हैं जो एक दूसरे से ना कटे, मतलब जो सिर्फ एक से कटे। ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ एक से कटे उसी को सहअभाज्य कहते हैं। जैसे 20/9 ये सहअभाज्य है कि नहीं? 20/9 सहअभाज्य, किसी से नहीं कटेगा भाई, दोनों किसी से नहीं कटेगा, एक से कटेगा सिर्फ। तो 20/9 को परिमेय कह सकते हो, लेकिन 20/18 को नहीं, क्योंकि ये 2 से कट रहा है, 10/9 हो जाएगा। हाँ, इसको काट करके 10/9 लिखो, इसको हम परिमेय कहेंगे। तो अगर कोई भिन्न है, किसको नहीं कटेगा बेटा? किस संख्या से कटेगा 10/9? सिर्फ एक से कटेगा, नहीं अलग अलग संख्याओं से नहीं काटनी है। देखिए यही तो मैं समझा रहा हूं, वे संख्याएं मतलब P और Q सिर्फ एक से कटना चाहिए, किसी और से नहीं। मतलब देखिए ये अकेले में 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये अकेले में 3 से कट रहा है, दोनों किसी से कट रहे हैं सिवाय एक के। तो दोनों जब सिवाय एक के और किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे बच्चों। सीबीएसई बोर्ड वालों, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के बुक में दिया हुआ है, जैसे 5/20 क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। ये समतुल्य परिमेय संख्या है बच्चों। सम मतलब परिमेय संख्या नहीं है, समतुल्य है, इसको हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या यह कि भैया जब समतुल्य परिमेय संख्या कह सकते हैं तो परिमेय क्यों नहीं कह सकते? तो यह भी क्वेश्चन क्या है? विवादास्पद है, इस पे भी कोई उचित साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी आप यही समझ के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप किसी भी बुक में देख लीजिए ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे आपको दिया हो कि 5/20 परिमेय संख्या है। जितने भी बुक्स आप देख लीजिए उठा करके, जितने यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर लोग हैं, अगर परिमेय संख्या का डिफिनेशन बताते हैं तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल वो लेते ही नहीं है, क्योंकि विवादास्पद है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है? तो ये भिन्न है बच्चों। ये क्या है? भिन्न है। हम इसको काट देंगे बच्चों तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो P और Q अगर किसी से डिविजिबल है तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये जान लीजिए। अच्छा, ये इस चीज को आप कक्षा 9 में सॉल्व करते हो बच्चों। कब? उस जगह पे सॉल्व करते हैं, याद करिए कक्षा 10 वाले बच्चे। जैसे कड़ी में 3 को सिद्ध करना होता है ना, कि सिद्ध करो कि कड़ी में 3 और परिमेय संख्या है, तो आप कैसे सिद्ध करते हो? आप इसको परिमेय मान लेते हो, और जब परिमेय मान करके हल करते हो तो आगे पता चलता है कि ये P से डिविजिबल है। तो जब P 3 से डिविजिबल है, पता चल जाता है कि P 3 से डिविजिबल है। P 3 से डिविजिबल है मतलब P² उसमें आएगा, लगाओगे तो उसमें आता है कि P² 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य है। अब फिर आगे पता चलता है कि Q भी 3 से विभाज्य है। तो जब P और Q 3 से विभाज्य है तो वही ना हम विवादास्पद मान लेते हैं कि भैया ये गलत है,
हमारा मानना गलत है कि पी और क्यू 3 से विभाज्य है। वो परिमेय संख्या किसी से कटती नहीं है और यहां तो कट रही है, इसका मतलब हमारा मानना गलत है। कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वहां से भी ये चीज सिद्ध हो रहा है कि 5/20 परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम इतना ही आपको साक्ष्य दे सकते हैं, बाकी के लिए आप अपना सर्च करिए गूगल वगैरह पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। परिमेय संख्याओं का ये डिफिनेशन हो गया। ये सारी संख्याएं क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे हेडिंग डालिए। इसको बता दूं क्या कि P/Q के रूप में कैसे बदला जाता है। ये दरअसल 41/9 का मान है बच्चों। ये मैंने फटाक से कैसे बता दिया, ये मैंने बताया, इसका सूत्र है जितनी संख्या दिख रही है उतना लिख लो, अब माइनस कर दो उसके दशमलव के आगे वाली संख्या को। एक अंक पे बार लगा है तो नीचे 1 ठो 9 लिख दो, 2 अंक पे बार लगा है तो नीचे 2 ठो 9 लिख दो, अपने आप आंसर निकल करके आ जाएगा। 45 - 4 = 41/9। अगर हम 41 में 9 का भाग देते हैं बच्चों तो देखना यही आएगा। 4.5 पे बार मतलब 4.5555 आता रहेगा। देखना 9 चौके 11 में से 6 गया, कट गया, 11 में से 6 गया 5 है ना। अब देखो 10वां बार ले जाएंगे 0 आ जाएगा। 9 5 क्या बचा शेष, फिर 0 आएगा, 9 5 फिर 5 आएगा, फिर 0। अब करते जाइए ना, बूढ़े हो जाएंगे तब ये खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इस रूप में पहले था ना, तो जब भाग की क्रिया की गई तब नहीं ये मिला, तो किसी जमाने में ये इस रूप में था, तो P/Q के रूप में था कि नहीं था? था। तो इसको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए इसको परिमेय संख्या हम कहें। क्लियर हो गई बात। अब इसको बेसिक रूल से कैसे सॉल्व करोगे, तो आइए 2 मिनट फटाफट देख लेते हैं। हम इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना x बराबर 4.5 पे बार है। अब हम ये देखेंगे कि दशमलव बार वाली संख्या के जस्ट पहले है कि नहीं। अगर दशमलव बार वाली संख्या के जस्ट पहले लगा है तो उसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, अगर नहीं लगा है तो नहीं बनाएंगे। ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और लूंगा इसके बाद। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर 1 अंक पे बार लगा हुआ है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो क्या गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग आगे आराम से पढ़ेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है। ठीक है, ये हमारा बेसिक का पार्ट नहीं है, ये जो है कि क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए फटाफट। तो x बराबर 4.5 पे बार है। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 10 से ही गुणा क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि यहां पे 1 अंक पे बार लगा हुआ है। 2 अंक पे रहता तो 100 से करते, 3 अंक पे रहता तो 1000 से करते। तो यहां हो जाएगा 10x और यहां 10 का जैसे ही गुणा करोगे बच्चों 1 अंक दाग जाएगा, तो हो जाएगा 45.5 पे बार। अब ये कैसे है, देखो यहां पे फटाक से आ जाओ। 4.5 पे बार का मतलब 5 5 5 बहुत सारा 5 है। अब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा करोगे 0 0 0 0 0 आएगा। 5 का गुणा करोगे तो 1 अंक छोड़ोगे तो 5, अरे 1 5 5 5 5। अब मान लो यहाँ पे क्या आएगा, आगे 4 आएगा। इसको छोड़ दीजिए, नगण्य मान लीजिए। अब देखो बच्चों, चलो मान लो इतना है, इतना ही है मान लो। इधर बहुत सारा 5 है, उसको मत लिखो, 4 ही डिजिट लिखो। तो 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 चौके 4, 0 5 5 5 और 4। कहीं को दशमलव लगाएंगे 1 2 3 1 2 3। देखो दशमलव 1 अंक दाग गया कि नहीं। तो 10 का गुणा करने पर दशमलव 1 अंक दाहिने भागता है, 100 का गुणा करने पर 2 अंक भागता है, 1000 गुणा करने पर 3 अंक भागता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दशमलव 1 अंक भाग जाएगा। अब ये हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि हम 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव 1 अंक दाग जाएगा। तो जब दशमलव 1 अंक दाग जाएगा बच्चों, तो इधर यहाँ तो बहुत सारा ना 5 है, मारे ना है, तो उसको 5 पे बार लिखवा ना करेंगे तो ये 5 पे बार रहेगा ही रहेगा। तो मतलब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया बच्चों। समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। तो बच्चों 10x माइनस x बराबर 45.5 पे बार माइनस 4.5 पे बार। दशमलव के उधर वाले में से दशमलव का उधर वाला घटाओ, तो दशमलव के बाद 5 पे बार, दशमलव के बाद 5 पे बार, पूरा खत्म, 0 आ गया। इधर 45 में से 4 घटाएंगे तो 41। इधर 10 में से 9x बचा, 10x में से 1x गया, 9x बचा, तो x बराबर क्या आया 41/9। देखो यही नाम बताए थे। तो ये बेसिक तरीका है आपको सॉल्व करने का। ठीक है, फटाक से एक और देख लो वो वाला एग्जांपल जिसमें दशमलव बार वाली संख्या के पहले नहीं रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1.23 पे बार है, 2 पे बार नहीं है बच्चों, 3 पे बार है। तो इसको कैसे लगाओगे, इसको मान लोगे कि माना x बराबर इतना। अब इसको समीकरण नंबर 1 नहीं बनाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। इसको समीकरण नंबर 1 नहीं बनाओगे। ठीक है, कौन सा बनाओगे, देखो सुनो। पहले आपको क्या करना है, इस दशमलव को बार वाली संख्या के पहले लाना है। अब सोचो कि दशमलव यहां कैसे आएगा, 1 अंक डाकेगा। अब 1 अंक दाहिने कैसे डकाएंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा कर देंगे बच्चों 10x और इधर दशमलव 1 अंक आ जाएगा। मैं बताया ही हूं अभी कि 10 का गुणा करेंगे दशमलव 1 अंक दाहिने जाएगा। अब ये आ गया, देखो दशमलव बार वाली संख्या के पहले आ गया बच्चों। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे फटाफट। अब क्या करेंगे, 1 अंक पे बार लगा है ना, तो पुनः लिखेंगे पुनः 10 का दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा एक अंक डाल जाएगा 123 हो जाएगा, और 0.3 पे बार, इधर तो बहुत सारा ना 3 है, एक का ना 3 आ गया आएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, इसमें से इसको घटाओ, 100x में से 10x गया 90x। इधर देखो दशमलव के बाद 3 पे बार है, यहाँ दशमलव के बाद 3 पे बार है, खत्म हो गया, पूरा घट गया। 123 में से क्या हो गया, गलत हो गया, 123 में से क्या करेंगे, 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 111 आएगा बच्चों। तो x बराबर 111/90, तो ये आपका आ गया आंसर। लेकिन अभी देखो ये किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है बच्चों। कैसे मैंने पता कर लिया कि 3 से कट रहा है, देखिए अंकों का योग 3 से विभाज्य, 3 होगा, तो ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब क्योंकि कोई भी संख्या हो अगर उनके अंकों का जो 3 से विभाज्य तो संख्या 3 से कटेगी। देखिए भाग दीजिए, 3 तरीके 9 2 बचा, 3 7 21 और 3 तरीके 9, तो ये हो गया x का मान। इसका तो 37 में 30 का भाग दोगे तो बच्चों कितना आएगा, इतना आएगा। चलिए ये भी दिखा देता हूं कैसे, ये भी देख लो आ रहा है कि नहीं, 37 भागे 30, 30 से कम 30, 7 बचा बच्चों, दशमलव वाले जाएंगे 0 आएगा, 30 दुना के 60, क्या बचा बच्चों 10, दशमलव बार ले गए हैं तो 0 भेजता रहेगा, 30 3 यहाँ क्या बचा बच्चों, फिर 0 आएगा, 30 3 यहाँ। अब बताओ बच्चों आता रहेगा कि नहीं, वही चीज आता रहेगा ना। तो ये किसका मान है, 37/30 का मान है, तो 37/30 परमेय संख्या है कि नहीं है बच्चों। तो ये था इसका पूरा पोस्टमार्टम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हेडिंग डाल दीजिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, देखो यहां पे क्या था, 1.23 पे बात था, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 123 लिख देना है, इसमें से आप क्या घटा दोगे 12, और नीचे देखो, नीचे एक अंक पे बार लगा है ना, तो एक ठो 9 लिखोगे, लेकिन एक अंक पे बार नहीं लगा है तो क्या लिख दोगे, देखो एक अंक पे देखो, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को देखते हैं बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार लिखा रहेगा नीचे उतना 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा रहेगा 9 पे उतने 0 लिखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, जैसे देखो 2.357 पे बार है, इसका आंसर क्या आएगा, 2357 माइनस 235/920। इज दैट क्लियर, इस तरह से हम मुंह जबानी बताते हैं, सॉल्व करेंगे तो यही कंडीशन आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, अपरिमेय संख्या हेडिंग डाल दीजिए। तो बच्चों अगला हेडिंग है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं में लिखो, परिमेय संख्या का एकदम उल्टा है बच्चों, मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो फटाफट लिखिए, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये तो लगभग सारे बच्चों को पता होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बहुत ज्यादातर बच्चे याद रखते हैं इस बात को। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कि अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं बच्चों। तो वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकल सके। ठीक है, मतलब देखिए बता रहा हूं अभी, जो कड़ी के अंदर हो, जो कड़ी के बाहर ना निकल सके, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, देखो 4 नहीं लिखेंगे, कड़ी में 4 अगर लिखोगे बच्चों तो ये तो कड़ी से बाहर आ गया, तो इसको हम परिमेय कहेंगे, इसको अपरिमेय नहीं कहेंगे। तो कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कुल मिलाकर के कड़ी में सभी अभाज्य संख्याएं, कड़ी में सभी अभाज्य संख्याएं क्या है बच्चों, अपरिमेय। लेकिन सभी विषम संख्याएं नहीं, क्योंकि विषम संख्याओं में 9 भी आता है और कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा सीएचएस के बुक में, सीएचएस के एग्जाम में पूछ देगा कि क्या सभी विषम संख्याओं का वर्गमूल
अपरिमेय संख्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे कि 2 का वर्गमूल तो निकलवा नहीं करेगा, 3 का निकलवा नहीं करेगा, 5 का निकलवा नहीं करेगा, और सोचवा नहीं करते हैं, इसका मतलब किसी का नहीं निकलेगा, अपरिमेय पे टिक कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। अभी से पढ़ते चलिए, ये मान के चलिए कि आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हो। सीएचएस में पढ़ोगे तो यही सब पहले बेसिक यही सब पढ़ाया जाएगा आपको, कहीं और से एक्स्ट्रा क्लास नहीं की जाती है। कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी करिए, स्टार्टिंग यही से करेंगे लोग, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, तो ये हो गए एग्जाम्पल। तो इतने एग्जाम्पल नहीं है बच्चों, और देखो क्या बेटा, बिल्कुल देखो, कड़ी में 6, कड़ी में 10, क्या ये बाहर निकलेगा बच्चों? 3 धन कड़ी में 5 भी अपरिमेय है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाते हैं तो ये भी पूरा क्या है? दिस इज इरेशनल नंबर। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग देते हैं, ये भी क्या है? अपरिमेय है बच्चों। अच्छा अब देखो, दशमलव में कौन सी संख्या अपरिमेय होगी? क्या 1.2, 3, 5 ये अपरिमेय है? नहीं, ये तो परिमेय है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सी अपरिमेय कहलाएगी? तो इसमें कोई ऐसी संख्या, मतलब जिसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? अशांत अनावर्ती संख्याएं। तो अशांत अनावर्ती का मतलब 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 डॉट डॉट, मतलब जिसको बार के रूप में न लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें बार के रूप में न लिखा जा सके उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, अशांत अनावर्ती, और उसी को कहेंगे अपरिमेय संख्या। इसको पी बटे क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। तो एक एग्जांपल और लिख लो इसमें, जैसे 0.01010001 डॉट डॉट डॉट, क्या ये अपरिमेय है ना बेटा? किसी को बार के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अच्छा ये बताओ, अगर मैंने लिखा है 0.12345612345 डॉट डॉट, ये क्या है? देखो, दिस इज रिपीटेड नंबर। 1 2 3 4 5 6 का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि यहां साफ पता चल रहा है कि 6 नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको परिमेय कहेंगे, लेकिन इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ 1 0 के बाद 1 है, फिर यहाँ 2 0 के बाद 1 है, फिर 3 0 के बाद 1 है, तो ये रिपीटेशन इसको नहीं कहा जाता है। रिपीटेशन का मतलब कि एक निश्चित संख्या के बाद बार बार वही संख्या है। तो यहाँ तो एक निश्चित संख्या के बाद कहां आ रही है? 0 के बाद 1, फिर 2 0 के बाद 1, फिर 3 0 के बाद 1, तो यहाँ रिपीटेशन नहीं माना जाएगा। आगे बात समझे ना? तो हम इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं बच्चों? देखो, पाई, कुल मिलाकर के पाई भी क्या है? अपरिमेय। आप कहोगे कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो श्रीमान जी ये लगभग होता है, ये लगभग होता है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। आप जानते हैं कि रामानुजन जी ने 5000 संख्याओं तक इसका जो है कि कंप्यूटर की मदद से 5000 की कई लाख दशमलव के बाद अंकों तक संख्याओं को निकाल करके बताया था। उसके बाद भी क्या लग गया? डॉट डॉट आता है। पाई की एक बड़ी सी बुक आती है इतनी मोटी, उसमें पाई का मान लिखा हुआ है दशमलव के विभिन्न स्थानों तक, दशमलव के बाद एकदम रिपीट किसी संख्या का नहीं हुआ है, हर बार नई संख्या आती गई है, पूरी बुक भर गई है, और लास्ट में भी डॉट डॉट लगा दिया गया है, फिर भी उसका मतलब वो नहीं निकल पाया है शुद्ध मान। तो पाई देखो, पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय है बच्चों। अच्छा ये बताओ, स्मॉल जी क्या है बच्चों? आप कहोगे सर स्मॉल जी का मान तो 9.81 होता है। श्रीमान जी ये लगभग मान है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए जी को भी देखो, इसको इतने को हम परिमेय कह सकते हैं, बट स्मॉल जी को नहीं, क्योंकि स्मॉल जी का एग्जैक्ट मान वह मान होता है जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होता है, हर बार नई संख्या आएगी, ठीक है। तो स्मॉल जी भी क्या है? अपरिमेय। कैपिटल जी सर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये भी क्या है? अपरिमेय। तो जितने भी गणितीय सिंबल होते हैं कुल मिला जुला करके वो सब अपरिमेय। तो फटाक से लिख लो गणितीय सिंबल, यही लिख दो, गणितीय सिंबल या प्रतीक, गणितीय प्रतीक, गणितीय प्रतीक क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। हाँ, गणितीय प्रतीक क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये भी क्या हो गया? एकदम खत्म हो गया। इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों? क्लियर कर लिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, अपरिमेय संख्या कंप्लीट हो गया। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं ना है? हर तरह का एग्जांपल मैंने बता दिया बच्चों, पूरा के रूप में लिखा है मैंने। अगर लिखा हुआ है 3 कड़ी में 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है ना, ये भी अपरिमेय कहलाएगा, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है ना,
कड़ी में 5 अपर में है तो इसमें किसी भी का भी गुणा करो, ये अपर में ही कहलाएगी। लेकिन बचवा ये बतावा, कड़ी में 5 का स्क्वायर क्या है? ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। जब एक ही प्रकार की संख्या का उसी प्रकार की संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो कड़ी से कड़ी हट जाती है बच्चों। ठीक है, 13 आ जाता है। यहाँ पे कड़ी में 13 गुणा कड़ी में 13 क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। क्लियर हो गई बात? और एक चीज और देखो बच्चों, ये तो बच्चे समझ जाते हैं। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं, जैसे कड़ी में 13 धन कड़ी में 13 है तो इसको भी दिमाग लगा के +13 लिख देते हैं ऐसे, या फिर कुछ और दिमाग लगाते हैं हमारे बच्चे तो कड़ी में 26 लिख देते हैं। तो ये भी आपको गलती नहीं करना है। देखो कड़ी में 13 धन कड़ी में 13, तो इसको मानेंगे कि यहाँ एक ठो कड़ी में 13 है और यहाँ भी एक ठो कड़ी में 13 है, तो कुल कै ठो कड़ी में 13? ये बराबर 2 कड़ी में 13 आएगा बच्चों। जैसे यक्स धन यक्स बराबर 2x होता है, उसी तरह से कड़ी में 13 धन कड़ी में 13 बराबर 2 कड़ी में 13 होगा, न कि कड़ी में 26 या न कि 13। क्लियर हो गई इतनी बात ना? तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन के नियम है, इसको आप लोग जानिए। हालांकि अभी कैलकुलेशन जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे बृहद रूप में हम लोग और चीजों को समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए फटाफट से जितनी भी संख्याएं आप लिखे हैं उन सारी संख्याओं के पिताजी को लिख लीजिए। वास्तविक संख्या, हेडिंग डाल दीजिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं बच्चों, इसको रियल नंबर कहते हैं, लिखिए। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जितनी भी संख्याएं पढ़े हो ना बच्चों, सब क्या है? सबको वास्तविक कह सकते हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आप कह रहे थे नहीं, सही कह रहे थे आप। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप कह रहे थे हाँ, सही कह रहे थे भाई। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो आप कहोगे हाँ होती हैं। क्या सभी अपरिमेय वास्तविक होती हैं, तो जी होती हैं। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो कहोगे नहीं भैया, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको याद रखना है। अभी चलिए इसको बताता हूं, पहले लिखवा लेता हूं। वास्तविक संख्या में लिखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें जैसे में लिख लो 2 1 2 3 4 कड़ी में 2 कड़ी में 3 कड़ी में कुछ भी लिख लो 19 पाई सभी जितने भी होते हैं 1.3 1.01 001 0001 डाटा 0 भी लिख लो बच्चों। 0 परिमेय संख्या होती है बच्चों। 0 को हम परिमेय संख्या कहते हैं क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सब लिख लो। अच्छा, क्या -2/3 परिमेय संख्या नहीं है? ये भी है बच्चों। ठीक है, माइनस में है, तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं, लिख लो। तो ये वास्तविक संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं बच्चों। तो ये आपका पूरा संख्या पद्धति के अंतर्गत जितने भी संख्याएं आती हैं वो खत्म हो गया। और भी संख्याएं हैं, अब उनको हम लोग अलग से नोट करेंगे। ठीक है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, विशिष्ट संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सारी संख्याएं हम लोग अभी नोट करवा देता हूं। 2 संख्याओं को नोट कर लीजिए, बाकी कल। चलिए हेडिंग डालिए फटाफट। अगला हेडिंग डालिए सम संख्याएं। लिखिए बच्चों, इसको कक्षा 3-4 के बच्चे जानते होंगे, इसके डिफिनेशन को आप लोग भी जानते होंगे। इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, या ऐसे भी इसको कहते हैं कि जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है, हाँ वो पूरा न जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। तो लिखिए, देखो बच्चों, जैसे 0 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। बच्चों इतनी ही सम संख्याएं नहीं होती हैं, -2 -4 -6 -8 डॉट डॉट डॉट। तो सम संख्याएं 2 प्रकार की होती है बच्चों, धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक सम संख्याएं। तो ये इधर वाली 0 से बाएं साइड में जो है वो ऋणात्मक सम संख्या है, और 0 के उस साइड क्या है? क्या चीज? क्या 5/2? 5/2 पूरा सौभाग्य नहीं कहलाएगा ना, ये 2.5 हो गया, मतलब 2 तो सौभाग्य हो गया और हाई 1 में आधा न हो गया, पूरा कहाँ जा रहा है? तो ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं कहलाएगा ना बेटा। हाँ तो बच्चों, सम संख्या में क्या क्या लिखेंगे आप? 0, मतलब सम संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक सम संख्या। 0 को भी सम संख्याओं की श्रेणी में रखा गया बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो, हम डिफिनेशन तो यही नहीं करा, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल लिख रहे हो। डिफिनेशन कह रहा है कि जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से कट जाएं,
तो बताओ, 0 2 से नहीं कटेगा? 0 में 2 से भाग देंगे 0 आएगा भाई, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा, इसमें भाग देंगे 2 आएगा। अच्छा, क्या -2 2 से नहीं कटेगा? माइनस 1 बार में कट जाएगा, ये -2 बार में कटेगा, ये -3 बार में कटेगा। तो ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं। अभी तक सिर्फ एग्जाम्पल में आप इन्हीं संख्याओं को पढ़े रहे होंगे, ये कोई नहीं बताया होगा, तो यही कंफ्यूजन है। ना आपने पूछा ना उसने बताया। तो ये भी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अब सोच लीजिए कि सीएचएस के एग्जाम में अगर पूछ दे कि -8 सम संख्या है या नहीं, या उसमें ये दे दे कि इसमें से कौन सम संख्या नहीं है, दे दे ऑप्शन में 2, दे दे 100, दे दे -6 और इनमें से कोई नहीं, तो ज्यादातर बच्चे इनमें से कोई नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे किसमें मार देंगे? -6 पे मार देंगे, क्योंकि वो यही समझेंगे कि ऋणात्मक में है, कहीं ना कहीं उनका दिल जरूर धड़केगा वहां पे, इसके लिए धड़केगा, ठीक है। वहां पे कंफ्यूजन उनको जरूर होगा कि -6 पर ये संख्या सम संख्या नहीं है, क्योंकि वो ऋणात्मक है, तो इसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संदेहास्पद है, तो यहाँ पे आपका वो कंफ्यूजन क्या हो गया? दूर हो गया, ठीक है। तो फटाफट हेडिंग डाल दीजिए विषम संख्या, और चलिए इसको लिखते हैं। ये कक्षा 6-7 में ही बच्चों को बताया जाता है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो किसे कहते हैं बच्चों विषम संख्या? वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, पूरा नहीं जाता है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्याएं। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये जो है कि इसका डिफिनेशन था। और विषम संख्याओं के एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे? 1 3 5 7, एक एक अंक के अंतराल पे, मतलब 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं, 7 लिखेंगे, 8 नहीं, फिर 9, 10 को छोड़ेंगे 11, 12 को छोड़ेंगे 13, एक एक अंक छोड़ते जाइए, संख्या लिखते जाइए, जितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं सब क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। इनकी संख्या सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है, अनंत विषम संख्याएं होती हैं। जैसे अनंत सम संख्याएं होती हैं बच्चों, उसी तरह से अनंत विषम संख्याएं भी होती बच्चों। इतनी ही विषम संख्याएं नहीं होती हैं डियर, माइनस में भी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं, -1 -3 -5 -7 -9, वो सब भी क्या है? विषम संख्याएं, क्योंकि वो भी तो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। अभी तक विषम संख्याओं के डिफिनेशन में सिर्फ आपको यही बताया जाता रहा होगा, लेकिन आप जान लीजिए बच्चों की -1 -3 -5 -7, ये भी जितने प्लस में उतने माइनस में विषम संख्याएं होती, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बात यहां तक। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं विषम संख्याओं के बाद। हेडिंग डाल दीजिए अभाज्य संख्याएं, हेडिंग डालिए फटाफट, अभाज्य संख्याएं। अगली हेडिंग है अभाज्य संख्याएं। बच्चों इसका 2 नाम है, अभाज्य संख्याएं या, बताइए कोई बच्चा बताए, और इसका क्या नाम है? हाँ वेरी गुड, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। लिखिए, वे संख्याएं जिनके 2 अपवर्तक होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 अपवर्तक होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखो 2 अपवर्तक का क्या मतलब है, उसी में नीचे लिखो। देखो अभाज्य संख्याओं का डिफिनेशन आप किताबों में देखोगे तो मिलेगा, वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उस डिफिनेशन पे जाओगे बच्चों तो 1 भी क्या हो जाएगी? प्राइम संख्या। 1 स्वयं से कट रही है और 1 से भी तो कट रही है, लेकिन ये डिफिनेशन गलत है बच्चों कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है बच्चों। क्यों नहीं होती है? इसका सही डिफिनेशन ये है कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक हो, न 2 से ज्यादा हो न 2 से। इसका क्या मतलब है कि वो कम से कम 2 संख्याओं से डिविजिबल होनी चाहिए। कितनी संख्याओं से? 2 संख्याओं से। अब बताओ 1 को अगर हम 1 से काट देते हैं तो कट गया एक बार में। अब बताओ 1 को 1 के अलावा और किस संख्या से काटें? क्या कोई संख्या है जो 1 को काट सके? 1 के अलावा कोई नहीं है, तो इसलिए एक ही संख्या से कट रहा है,
इसलिए यहां पे एक को अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसका डिफिनेशन आप क्या लिखोगे? वे संख्याएं जिनके कम से कम 2 अपवर्तक हों, मतलब जो कम से कम 2 संख्याओं से डिविजिबल हो। अब जैसे देख लो, 2 क्या है? अभाज्य होगा, क्योंकि ये 1 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो 2 संख्याओं से कट रही है ना। 3 क्या है? अभाज्य। 4 क्या है? अभाज्य नहीं है बच्चों, क्योंकि ये देखो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 3 संख्याओं से कट रही है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। तो फटाफट से इसमें लिख लीजिए, वे संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक हो। लिखवा दिया क्या मैंने? अच्छा, जिनके केवल 2 अपवर्तक हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। जैसे में लिख लो एग्जांपल में 2, 3, 5, 7, 9 लिखें क्या? 9 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। 15 लिखें क्या? 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। 19, 23, 29, इस तरह से 31, 37, इस तरह से लिखते चले जाइए। ठीक है, तो बहुत सारी संख्याएं होंगी। अब देखिए, कुल मिला जुला करके कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक में? 25 तो, ये याद रखना। तो यहां नीचे लिख लो, बल्कि नीचे नोट में लिख लो, 1 से 100 तक की, दिखाइए, 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक की गिनती में, या 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये याद रखना, बड़ा काम देता है ये। अब कोई पूछ ही देगा तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 तक गिनती लिख के लगते हैं गिनने कि कितनी संख्याएं। याद किए रहोगे तो बता दोगे फटाक से। ठीक है, कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। चलिए, भाज्य संख्याएं लिखिए हेडिंग, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। अब इसी का उल्टा है बच्चों, इसमें कम से कम 2 संख्याएं मतलब होती थी ना, वे संख्याएं जो कम से कम 2 संख्याओं से डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य। इसमें क्या है, कम से कम वो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, मतलब 3 या 3 से अधिक संख्याओं से जो कट रही हो, उसे क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका कई तरह से डिफिनेशन दे सकते हो। कैसे कैसे? वे संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। या वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो चाहे जैसे लिख लीजिए, तो हमारे मन में जो आ रहा है वो मैं लिखवाने जा रहा हूं, बाकी आप पूछा लिखिए। भाज्य संख्या में लिखिए, वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक होते हैं, वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक होते हैं, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड, 3 या 3 से अधिक अपवर्तक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक बार फिर से मिला दीजिए, वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक अपवर्तक होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे लिखो बच्चों, 4, जैसे में लिख लीजिए 4, 6, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि, ये सभी क्या है बच्चों? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों, अच्छा देखो, निगेटिव में नहीं जाते हैं, अभाज्य संख्याओं को निगेटिव में नहीं लिखा जाता है, ये याद रखना। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को निगेटिव में नहीं लिखा जाता है, माइनस में। ठीक है, सबसे छोटी, इसीलिए तो क्वेश्चन बना, इसका मतलब यही ना हुआ। आखिर ये क्वेश्चन क्यों बना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर माइनस में लिखते अभाज्य संख्याओं को तो पता नहीं कहां तक जाता, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कैसे हो सकती थी बताइए? -2 नहीं हो जाता, -3 नहीं हो जाता, -1 नहीं हो जाता। तो इसीलिए 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना जाता है और 4 को सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्लियर है इतना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे छोटी सम संख्या 2 को माना जाता है,
धनात्मक में, नहीं तो 0, -2, -4, -6 ये भी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब वो आपके बोलने के आधार पे है। आप, हाँ बिल्कुल, कल मैंने समझाया था कि भैया सम संख्या अगर कोई पूछे तो आप क्या कहोगे कि देखिए सम संख्याएं दो टाइप की होती हैं, धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक सम संख्याएं। तो ज्यादातर जो स्मार्ट जो आंसर होगा वो यही होगा कि 2 होता है, ठीक है। अब उसमें आप डिटेलिंग दे सकते हो, आंसर करने से पहले उसको डिटेल दे दीजिए कि देखिए ऐसे ऐसे होता है, और धनात्मक जो सम संख्या की बात की जाए तो 2 होता है, ठीक है। 0 को भी सम संख्याओं के श्रेणी में रखा गया है, लेकिन 0 को न तो धनात्मक लिखते हैं और नहीं ऋणात्मक लिखते हैं, और बाकी -2, -4 ये सभी सम संख्याओं की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल हैं। क्लियर हो गया इतना। अब हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, 0 के बारे में हम लोग लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 0 के बारे में लिखिए हेडिंग 0, मतलब शून्य, हेडिंग डालो, हाँ शून्य। शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसका एक और नाम नॉट होता है। इसीलिए A0, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, A0, तो A0 लिखा हुआ है, इसीलिए A0 को A0 पढ़ते हैं। कक्षा 11 में जाओगे तो ये पढ़ोगे, इसीलिए A0 को A0 पढ़ते हैं। हाँ, इसीलिए A0 को A0 पढ़ते हैं। तो यहां एक नई चीज आपको सीखने को मिली, क्या, A0 पढ़ते हैं। 0 को क्या पढ़ा जाता है बच्चों, नॉट पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब लिखिए उसी में 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होती है। 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होती है। यह एक उदासीन संख्या है। जीरो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक संख्या होती है, बल्कि यह एक उदासीन संख्या होती है। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इतना हो गया 0 के बारे में। अब हेडिंग डालो एक और बगल में लिख लो विशिष्ट संख्या। हेडिंग क्या डालेंगे, विशिष्ट संख्या। विशिष्ट संख्या, स्पेसिफिक नंबर। एक को विशिष्ट संख्या कहा जाता है क्योंकि एक को विशिष्ट संख्या या विशिष्ट पूर्णांक कहा जाता है। एक को विशिष्ट संख्या या विशिष्ट